ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 3 सिमिलर बार्स each of mass m and length l are joined to form a triangle ABC। ABC का नाम कहाँ है? ये B है, ये C है, ठीक है। Find moment of inertia of the system about an axis passing through A में पास करता हुआ कोई एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। About an axis passing through A and perpendicular to the plane, तो एक्सिस क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। My axis is passing through A perpendicular to the plane of the triangle। इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ध्यान से देखना सॉल्यूशन। ये हो गई हमारा ट्रायंगल। ऑब्वियसली इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है ना। अब ये चीज जो है, अब ये चीज को क्या करना है? रोटेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। ये एक्सिस में सोचो, ये एक्सिस में इसको घुमाएंगे। अब अगर इसको थोड़ा सा ढकेल देंगे तो ऐसे ऐसे हिलेगा कि नहीं हिलेगा? ऐसा ऐसा हिलने लगेगा। तो ये कौन सा एक्सिस में रोटेट कर रहा है? इस एक्सिस में रोटेट कर रहा है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा व्हाट वी मीन बाय एक्सिस। एक्सिस तो ऐसे स्पेसिफाइड रहता है, कोई चीज अगर रोटेट कर रहा है एक्सिस कैसे पता करेंगे? डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुन लेना। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। ये पेन, ये ऐसे, मैं मान लो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो थिंक ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। हाँ, फिर से रिपीट करता हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। वो मिस कर गया था मैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। ये पेन ऐसे रोटेट कर रहा है, उसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है? इट इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो थिंक ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब वर्टिकल, पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। पेन का कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर रहा है? ये वाला पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, बाकी सारे तो मूव कर रहे हैं। सो एक्सिस इज दिस। समझ में आया क्या? आई रिपीट द डेफिनेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। अब ये चीज ऐसे ऐसे झूल रहा है, ये पूरा ट्रायंगल का कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर रहा है? ये तो इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई लाइन जो कि इसको परपेंडिकुलर है, दैट इज एक्सिस, दिस, जो कि मेंशन किया गया है। सो दिस इज द एक्सिस। फाइन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, थोड़ा ध्यान से देखना तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई विल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट रॉड, सेकंड रॉड, थर्ड रॉड। देखने से पता चल रहा है इसका जितना होगा इसका उतना होगा। चलो सोचते हैं। अब फर्स्ट रॉड के बारे में सोचिए, ओनली फर्स्ट रॉड। एक्सिस कैसा है? ऐसा है। फर्स्ट रॉड कैसा है? ऐसा है। घूम रहा है कैसे? ऐसे। तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो क्या हो जाता है फर्स्ट रॉड के लिए? ml²/3 है ना। सेम लॉजिक लगाएंगे सेकंड रॉड के लिए भी, वो भी तो ml²/3 ही होगा। तो ये दोनों हो गए ml²/3 प्लस ml²/3 I3। ये रॉड कुछ ऐसा घूम रहा, ऐसा घूम रहा। अब इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम नहीं, लेकिन क्या हमें इस रॉड का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? अभी पेन वाला एक्सिस में सोचो, पेन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। कितना है ये? ml²/12। इस एक्सिस में घुमाते तो ml²/12 होता, तो इस एक्सिस में क्या होगा? ये आपका जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। If moment of inertia of a body about any axis passing through the center of mass is known। क्या कोई रॉड का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? हाँ मालूम है। इस एक्सिस में घुमाना, इस एक्सिस में घुमाना, बात तो एक ही हुआ ना। कैसे भी घुमाओ, ऐसे घुमाओ। ये पेन को मैं ऐसे घुमाऊं या फिर ये पेन को मैं ऐसे घुमाऊं, एक्सिस ऐसा हो या फिर ऐसा हो, क्या फर्क पड़ता है? तो कोई बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होता है ml²/12। तो इसका हो गया ml²/12 जिसको हम कहेंगे ICM।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। पैरेलल थ्योरम लगा रहे हैं, डिटेल्स में नहीं लिख रहे हैं। ICM प्लस MH स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर, ये हो गया I3 पैरेलल थ्योरम। ICM प्लस MH स्क्वायर, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे 2ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू h। h कितना? अरे ये एंगल तो 30 डिग्री है ना, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये L है, तो h कितना हो गया? L cos 30। L cos 30 मतलब √3l/2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, मजे ले लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, बाद में लिखोगे। पहले आप पूरा अंदर तक समझो चीजों को। फिजिक्स चीज ऐसा है, अगर ढंग से समझ लोगे तो बढ़िया है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। तो इसमें ये आ गया, सब मिल गया। ये कितना हो गया? 2ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? 3/4। अब जोड़ने वाली चीज आप लोग करोगे, प्रोसेस तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। We see in question number 2 3 सिमिलर बार्स, तीनों बार है, हर एक का मास m है, लेंथ l है, जैसे पुराना वाला था वही है। ज्वाइन कर दिया गया तो ट्रायंगल बन गया, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और AB में पूछा है, AB में मतलब ये एंगल तो 60 डिग्री है ही है, और ये दिया है ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। और इसको AB में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बाद में निकालेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि AB में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब क्या है। मतलब है टू एक्सपीरियंस द डिफिकल्टी इन रोटेटिंग दिस अरेंजमेंट अबाउट दिस एक्सिस AB। AB एक्सिस में रोटेट करना है, AB एक्सिस में रोटेट करना है। ये ट्रायंगल को देखिए, अगर ये ट्रायंगल ऐसा है, आई शो यू थर्ड पेन, हाँ। अब देखिए ये ट्रायंगल ऐसा है, जस्ट ए मिनट, 3D है ना, ये ट्रायंगल ऐसा है। एक्सिस कैसा है? एक्सिस ऊपर वाला पेन है, एक्सिस ऊपर वाला पेन है, एक्सिस। इस एक्सिस में रोटेट करना है। कैसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, हाउ इट इज गोइंग टू रोटेट? इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस, ऐसा ऐसे। पहला केस में क्या था? एक्सिस कैसे था? एक्सिस ऐसे था। कैसे रोटेट करते थे? ऐसे रोटेट करते थे। थिंग्स आर डिफरेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब AB कैसा है? एक्सिस ऐसा है, AB का एक्सिस ऐसा है। यू वांट टू रोटेट थिंग्स लाइक दिस, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करना है। हाँ, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे रोटेट करेंगे? ठीक है, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। अब इस अकेला रॉड को सोचो, ये अकेला रॉड नंबर 1 2 3, अकेला रॉड को सोचो, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। इन दोनों का तो बराबर होगा, दिख रहा है, इसका कुछ निकालेंगे, ठीक है। अकेला रॉड नंबर 1 को सोचो, AB कुछ ऐसा है, रॉड नंबर 1 ऐसा है। घूम कैसे रहा है ये रॉड? ये ट्रायंगल को पूरा ऐसे घुमाएंगे तो कुछ समय के बाद रॉड जो है ये घूम के कैसे आ जाएगा। मान लो इसको 180 डिग्री घुमा दिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रॉड ऐसा है, 180 डिग्री घुमा दिए पूरा, तो मतलब रॉड ऐसा पोजीशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब ये रॉड इस एक्सिस में घूम रहा है। हाँ ठीक है। पहला केस में कैसे घूम रहा था? इससे पहले जो क्वेश्चन था वो ऐसे घूम रहा था, बट नाउ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये एक्सिस है तो ये ऐसे घूम रहा है, रोटेटिंग अबाउट AB। अच्छा, ये सब बात है क्या? चलो ठीक है। अगर ये बात है, क्या हमें मालूम है कोई एक रॉड का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये अगर m हुआ, ये l हुआ, ये थीटा हुआ, तो ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग किए हैं पहले से, तो बात भी तो वही है। ये एक्सिस ऐसा है, ये एक्सिस अभी देखो इसका क्या है, इसका क्या है इस केस में? AB ऐसा है, एक्सिस ऐसा है, क्या एंगल है? 30 डिग्री। यू वांट टू रोटेट दिस बार अबाउट दिस एक्सिस, है ना?
तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे आई, इस पॉइंट को ओ कह लेते हैं, आई ओ इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है भाई, ये रॉड घूम रहा है मेकिंग 60 डिग्री विद दिस, तो हम कहेंगे इट इज ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 60 प्लस I2 के लिए निकाल देंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छा इसको 2 ही कहो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, कोई तकलीफ नहीं। I2 भी तो वही हुआ ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 60। तो रॉड नंबर 1 रॉड नंबर 2 के लिए निकल गया I3 रॉड ये है, ये रॉड इस एक्सिस में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है इस एक्सिस में, चलो घुमाते हैं, देखो ये रॉड घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे, है कि नहीं, रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस, जब ये घूमेगा ऐसे तो रॉड भी तो ऐसे ही घूमेगा, है कि नहीं, ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है उसके चारों तरफ। तो क्या करना है, इस रॉड का हर एक मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, हम तो मान जानते हैं कि ये लेंथ को अगर हम मान लेंगे कुछ d मान लेंगे, चलो ठीक है, और मान लो कि इसको l डैश मान लेंगे, m1 इंटू एल डैश का स्क्वायर, m2 इंटू एल डैश का स्क्वायर, m3 इंटू एल डैश का स्क्वायर, क्या हो जाएगा m एल डैश का स्क्वायर, where एल डैश कितना है, एल डैश ये कितना है, इट इज नथिंग बट L cos 30, इट इज सेम एज L cos 30, तो L डैश की जगह L cos 30 डाल दो, ये साइन स्क्वायर 60 डाल दो और सब कुछ हो गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, और वैसे भी आप जानते हो कि साइन 60 इज सेम एज cos 30, है ना, ये cos 30 का cos square 30, ये भी cos square 30, यहाँ पर भी आएगा cos square 30, cos square 30 will go common, and anyway after substituting corresponding values you can get the answer of this। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं क्यों निकालूं, आप लोग निकालोगे सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग जो निकाले वो क्या था, IO में गलती से लिख दिया, इट वाज इन फैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, इस एक्सिस में। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD, वो भी वही रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 अभी ये जो रॉड है I1 इस एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, वही 60 डिग्री, इस केस में भी 60 डिग्री, हाँ तो इनका वैल्यू में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इस एक्सिस में घुमाओ या इस एक्सिस में घुमाओ कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो इट इज ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 60 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 60 प्लस I3 के बाद आपको बताना पड़ेगा थर्ड रॉड का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0, सिंपल है। तो आपको दोनों चीज मिल गए, IAB मिल गया, ICD मिल गया, सब कुछ मिल गया, दिल खिल गया। देखो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, क्या दिया है, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r, a concentric spherical part of radius r/2 was removed, find mi of the remaining part about a diameter। अच्छा, तो एक स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था जिसका मास था m, पूरा मास था m, रेडियस था r, इसका सेंटर से कंसेंट्रिक स्फेरिकल पार्ट निकाल दिए जिसका रेडियस है r/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक डायमीटर में। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्या कहेंगे, यही पार्ट है अभी मास, ऑब्वियसली इसका मास अभी m नहीं है, मास इज समथिंग लेस क्योंकि कुछ निकल गया है। तो हम कहेंगे I of the remaining part is equal to I of the complete sphere minus I of the removed part, बस उतना ही तो है ना। अच्छा, पहले हम देखेंगे कि ये स्फीयर था, स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई r क्यूब, जो निकल गया उसका वॉल्यूम कितना था। सो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट स्फीयर
हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, कॉल इट V। वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड पार्ट जो निकल गया है क्या है 4/3 पाई r/2 का क्यूब विच इज V/8। अच्छा V/8 वॉल्यूम निकल चुका है। 10 मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट इज इक्वल टू m/8 क्योंकि पूरा का 1/8 वॉल्यूम निकल गया है। हाँ तो फिर हम कहेंगे I of the remaining part, I of the remaining part is equal to complete sphere का 2/5 mr स्क्वायर था माइनस रिमूव्ड पार्ट का 2/5 m/8 r/2 का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करना आपकी काम है, मैं क्यों करूं। पूरा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायमीटर माइनस ये वाला पार्ट जो निकल गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मिल गया जो रिमेनिंग पार्ट है। पर इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो निकल गया उसका मास m/8 होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम का 1/8 पार्ट है, पर वॉल्यूम 1/8 हो गया तो मास भी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास दिया से ट्रांसलेशनल मोशन में मास दिया हुआ है काम बन जाता था। अब तो रोटेशनल मोशन में कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना पड़ेगा। बॉडी किसी भी शेप का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस में घूम सकता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपको स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, पूरा एक बड़ा सा स्फीयर था जिसका मास m रेडियस r था, उसमें से एक स्फेरिकल पार्ट निकाल दिए हैं जिसका रेडियस r/2 है। फाइंड mi ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो बच गया उसका ab में और cd में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ab में मेरे ख्याल से आप लोग फटाफट निकाल लोगे। सॉल्यूशन कहोगे कि पहले एक चीज पता कर लेते हैं, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, बार बार नहीं लिखेंगे। कितना होगा मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, जो निकल गया उसका मास कितना है, अभी अभी तो किए थे क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, यस m/8। ये आपको समझ में आ गया, ठीक ठीक ठीक। अब हमें IAB चाहिए। IAB is I of complete sphere minus I of removed part। कंप्लीट स्फीयर का इस एक्सिस में वो तो 2/5 mr स्क्वायर होता है, कितना सिंपल है। हाँ 2/5 mr स्क्वायर माइनस जो रिमूव्ड है ये भी तो इसी डायमीटर में वही होता है, कितना होता है 2/5 m/8 r/2 का स्क्वायर। IAB निकल गया, काम खत्म। पता करना है ICD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कंप्लीट स्फीयर का क्या है वो मालूम है, ये जो निकल गया उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD। तो पहले निकालेंगे mi ऑफ रिमूव्ड पार्ट अबाउट CD इज इक्वल टू, जो निकल गया ये पार्ट इसका अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, कैसे निकालेंगे ऐसा तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन स्फीयर का टेंजेंट में हमें मालूम है क्या, कोई स्फीयर का टेंजेंट है, ये CD इज टेंजेंट टू दिस स्फीयर। हाँ मालूम है, इस एक्सिस में मालूम है तो इस एक्सिस में पता कर सकते हैं यूजिंग आवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या कहेंगे इज इक्वल टू अबाउट CD इज इक्वल टू अबाउट CD इज इक्वल टू क्या हो गया, इट इज कमिंग अप टू बी इसका इस एक्सिस में क्या होता है ICM प्लस mh स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस एक्सिस में क्या होगा, ना 2/5 m/8 r/2 का स्क्वायर हो गया ICM अबाउट दिस एक्सिस प्लस m इंटू h स्क्वायर। m मतलब क्या मास था इसका m/8, h स्क्वायर डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज h, the distance between the two parallel axes r/2 का
स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो तो इसमें से हम कहेंगे सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल रहा है, ये नीचे 4 और ये 4 2 को खा गया, हो गया 2 16 80 mr स्क्वायर बाई 80 प्लस ये 4 इंटू 8 32 mr स्क्वायर बाई 32 जो है। तो आप कहोगे ICD फॉर रिमेनिंग पार्ट, फॉर रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ICD is equal to I of the complete minus I of the removed part, I of the complete sphere about CD and for the removed part about CD। ये पूरा का इस एक्सिस में कितना है, इसका इस एक्सिस में कितना है, देख लो कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंप्लीट स्फीयर का इस एक्सिस में तो वही होता है जो हमें मालूम है 2/5 mr स्क्वायर माइनस ये जो निकला है इसका इस एक्सिस में क्या होता है, ये चीज कितना है mr स्क्वायर बाई 80 प्लस mr स्क्वायर बाई 32 जो होगा वही आंसर है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। सी दिस क्वेश्चन नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि एक मीटर स्टिक है, AB and CD are two lines perpendicular to its length. AB passes to 40 cm, CE passes through 70 cm. Moment of inertia of this bar, मास वगैरह दिया नहीं है, AB में ज्यादा है कि CD में ज्यादा है, तो देखेंगे हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। हम कहेंगे IAB इज ICM जो कि 50 सेंटीमीटर मार्क में पास करता है, 50 सेंटीमीटर मार्क में पास करता है, प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जबकि ICD इज ICM प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑब्वियसली ICD इज मोर देन IAB। आप लोग तो बड़े शातिर निकले, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 6, मेरा पेन कहाँ गया, वेयर इज माय पेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हे भगवान, चीजें जंप क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दिया है ऐसे कि ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, आपको क्लियरली दिख रहा है। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB दिया हुआ है, इसका एक पार्ट में निकाल दिया, दिस पार्ट इज रिमूव्ड। क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट MI about AB is equal to I0। ये प्लेट का I0 दिया हुआ है, ठीक है। The shaded part of plate is removed, इसको निकाल दिया गया, for the remaining part, for the remaining part MI about AB is, ऑप्शन दे रहे हैं I0 by 2, greater than I0 by 2, less than I0 by 2,
ऐसा करके ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लोग सोचिए, जिनका ये नहीं हुआ था दोबारा बता देते हैं। ये यूनिफॉर्म मीटर स्टिक था, 40 सेंटीमीटर में पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको 50 सेंटीमीटर में मालूम है तो उसको हम आईसीएम कहेंगे। 40 सेंटीमीटर में क्या होगा, आईसीएम प्लस उसका एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर 10 स्क्वायर। 70 सेंटीमीटर में कितना होगा, आईसीएम प्लस एम इंटू 20 स्क्वायर। सो आईसीडी इज मोर देन आईएबी। अब इसमें सोचना है, ये पूरा का पूरा प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एबी वाज आई0। अब ये जो शेडेड पार्ट है उसको काट के निकाल लिया गया डायगोनली। जो बच गया ये कुछ बाना जैसे दिख रहा है कि नहीं, पतका जैसे दिख रहा है। ये वाला पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एबी में क्या होगा, सेम I0 होगा कि I0/2 होगा कि I0/2 से ज्यादा होगा कि I0/2 से कम होगा। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करिए और बताइए। सोचते हैं अब इसका आंसर। अच्छा, एक चीज तो समझ में आया, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। हम कहेंगे आईएबी, जो हमारा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऐसा है, आईएबी इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 2। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब 1 को निकाल लेने के बाद क्या बच गया, ओनली पार्ट 2 I2। पहले आईएबी इनिशियली ये था, फाइनली क्या हो जाएगा, I1 भाग गया, ये वाला पार्ट भाग गया। अच्छा, तो थोड़ा ये दोनों पार्ट को सेपरेटली देखिए, दोनों पार्ट को सेपरेटली देखिए। 1 का फिगर ऐसा है, मास जितना है, 2 का भी वही है। ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, दोनों का मास बराबर है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एबी में ज्यादा है, इस एक्सिस में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है एबी में। अब जिसका मासेस एक्सिस से ज्यादा दूर में रहेंगे, फिर मासेस आर अवे फ्रॉम द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर। इसके केस में देखो कितना ज्यादा मास एक्सिस से दूर पे है, इसका तो ज्यादा मास एक्सिस के पास है, और हमें मालूम है कि I1 इज मोर देन I2, है कि नहीं। When the masses are distributed away from the axis, moment of inertia is more. Fundamentals. Moment of inertia depends upon the mass of the axis of rotation and distribution of masses with respect to axis. When the masses are close to the axis, moment of inertia is less. When the masses are away from the axis, moment of inertia is more. तो इसका मतलब I1 is more than I2, क्योंकि इसका केस में ये बड़ा वाला हिस्सा एक्सिस से दूर पे, 2 वाले केस में बड़ा वाला हिस्सा एक्सिस के पास है। हाँ, और ये जो आईएबी क्या है, ये I0 है। I1 plus I2 is I0, I1 is greater than I2, so what is I2? What is I2? I2 छोटा था, I2 must be less than I0/2। तो क्या मिला, अगर I1 को निकाल देंगे क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओनली I2, वो क्या होगा, I0/2 से कम होगा, क्योंकि अगर I1 I2 बराबर होते तो I2 होता I0/2। I1 तो I2 से बड़ा है, तो I2 I0/2 से छोटा हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो हम क्या कहेंगे, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस देन I0/2। चलिए, ये सब अजीबो गरीब टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जिनका हो गया है ये सब, वो लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ऑल माउंटेन्स एट द इक्वेटर आर मेड प्लेन्स ऑफ, ये है अर्थ, ये है अर्थ, ये उसका स्पिनिंग एक्सिस है, इस एक्सिस में घूम रहा है। इक्वेटर ये है, कोई माउंटेन यहाँ पे था तो ए से था, ठीक है। अब क्या किए, तोड़ के माउंटेन को प्लेन कर दिए, ये हो गया अर्थ। सेम अर्थ है, थोड़ा शेप चेंज हो गया है, ये है अर्थ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भी ये उसी एक्सिस में घूम रहा है, लेकिन जो माउंटेन पहले इक्वेटर के पास ऐसा हुआ करता था, इसको तोड़ के प्लेन कर दिए, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया है। Now what you see,
The masses which were away from the axis have now come close to the axis. देखो ये डिस्टेंस कम हो गया, पहले ये डिस्टेंस ज्यादा था, यहाँ का मास यहाँ पे आ गया, पास आ गया, तो हम कहेंगे अगर ये पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, बाद में I2 है, as masses are coming close to the axis, moment of inertia will decrease, so आंसर होगा decrease। कुछ लोग इसको बकवास क्वेश्चन सोचे होंगे, नहीं ये बकवास क्वेश्चन नहीं है। So when the hills and the mountains at the equator are made plains, तो क्या होगा, आप देखोगे कि ये बदलाव आ जाएगा ड्यूरेशन, और आगे चल के हम देखेंगे इस बदलाव के कारण क्या होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ ए डे विल बी अफेक्टेड, ड्यूरेशन ऑफ ए डे विल बी अफेक्टेड। जो 24 घंटा में एक दिन होता था, हो सकता है कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, ऐसा केसेस में तो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा देखेंगे हम आगे आगे जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तो इससे ज्यादा सिंपल है। ऐसा कोई टी टाइप का सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, पूछा ए बी में बताओ। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। क्या है, आई ए बी इज I1 प्लस I2, और I1 क्या है, बार का एक एंड में, ओहो ये तो सबको मालूम है। और I2 का, इसका इस एक्सिस में हर एक मास का डिस्टेंस L है, हर एक मास का डिस्टेंस L है, तो ml²। खत्म, इतने में काम बन गया। दिमाग लगाना है तो कहां पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। जिनका दिमाग तगड़ा है वो आंसर फटाफट बताएंगे, कोशिश जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में कितना खूंखार लग रहा है। पूछा है ये बार ऑफ मास 10 kg, लेंथ 6 मीटर, इज स्टैंडिंग ऑन एक्स एक्सिस, खड़ा है, ठीक है, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, एज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार अबाउट जेड एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्सिस में इसको घुमाना, कैसे घूमेगा इमेजिन करने में भी दिक्कत हो रहा है, फिर भी घुमाना पड़ेगा, पूछा है तो ठीक है। इस एक्सिस में घुमाने का मतलब क्या हुआ सोचो, ये है ऐसे घूमेगा अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, पता करना है। अच्छा ठीक है, तो कुछ सोचते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये है आपका बार जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस। अगर उसका सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कोई ऐसा एक्सिस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे, ये एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे, तो z एक्सिस में निकालना क्या डिफिकल्ट है भाई। If ICM is known, moment of inertia about any axis parallel to the first axis at a distance h is given by ICM plus mh square। ओहो, तो पहले पता करते हैं कि ये h कितना होगा दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस। ये अगर पूरा है 6 मीटर तो ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, तो ये बन गया 5 मीटर। देखा, अब तो काम आसान हो गया। नाउ चूजिंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ये है सॉल्यूशन नंबर 9 का। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। ICM कितना हो जाएगा, और इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी एक्सिस ले लो, कोई भी एक्सिस में तो होता है ml²/12। अच्छा, ml²/12, तो फिर 12 m तो दिया है 10, l दिया है 6 का स्क्वायर बाय 12, तो हो गया ये 2 5, तो हो गया 30 kg मीटर स्क्वायर। यूनिट मत छोड़ना। ICM is equal to 30 kg मीटर स्क्वायर। तो IZ क्या होगा, IZ will be ICM प्लस m इंटू h का स्क्वायर, और h आपको दिख रहा है, सो 30 प्लस m कितना है 10 kg, h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया ये 25, 250 प्लस 30 280।
280 केजी मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? यस।